रीमा सुबह से ही गुमसुम बैठी थी। आज उसकी छोटी बहन आर्या दिल्ली से वापस लौट रही है। उसको आर्या के वापस आने की सूचना रात को ही मिल चुकी थी। साथ ही इस बात की भनक भी मिल गई थी कि लड़के ने आर्या को पसंद कर लिया है और आर्या ने भी अपने विवाह की स्वीकृति दे दी है। उसको लगा था कि इस स्वीकृति ने न केवल उसके साथ अन्याय ही किया है बल्कि उसके भविष्य को भी तहस नहस कर डाला है। रीमा आर्या से 4 वर्ष बड़ी थी, लेकिन आर्या अपने स्वभाव, रूप एवं गुणों के कारण उससे कहीं बढ़कर थी। वह एक स्कूल में शिक्षिका थी। विवाह में देरी होने के कारण रीमा का स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। उनके पिता दोनों पुत्रियों के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित थे, इसलिए बड़े बेटों को भी उन्होंने विवाह की आज्ञा नहीं दी थी। उन्हें भय था कि पुत्र अपने विवाह के पश्चात युवा बहनों के विवाह में दिलचस्पी भी नहीं लेंगे। पिता पुत्र आए दिन अखबारों में रीमा के विवाह के लिए विज्ञापन देते रहते। कभी रीमा के माता पिता, कभी रीमा स्वयं लड़के को और कभी रीमा को लड़के वाले नापसंद कर जाते और बात वहीं की वहीं रह जाती। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए, लेकिन रीमा का विवाह तय नहीं हो पाया। वह अब पड़ोस में जाकर आर्या की बुराई करने लगी थी। एक दिन रीमा सामने वाली नंदिनी के घर जाकर रोने लगी। दीदी, मेरे लिए जितने भी अच्छे रिश्ते आते हैं वे सब मुझे ठुकराकर आर्या को पसंद कर लेते हैं, इसलिए मुझे आर्या की शक्ल से भी नफरत हो गई है। मैंने भी पक्का फैसला कर रखा है कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा मैं आर्या का विवाह ही नहीं होने दूंगी। नंदिनी रीमा को समझाने लगी, यदि तुम्हारे विवाह से पहले आर्या का विवाह हो भी जाता है तो क्या हर्ज है। शायद आर्या की ससुराल की रिश्तेदारी में तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा वर मिल जाए। ऐसे जिद करके आर्या का जीवन बर्बाद करना उचित नहीं है। लेकिन रीमा का एक ही तर्क था, जब मैं बर्बाद हो रही हूँ तो दूसरों को क्यों आबाद होने दूँ। 2 वर्ष तक लाख जतन करने के बाद भी जब रीमा का विवाह निश्चित नहीं हुआ तो वह काफ़ी हद तक निराश हो गई थी। आर्या अध्यापन कार्य करने के पश्चात शाम को घर पर भी ट्यूशन पढ़ाकर अपने आप को व्यस्त रखती। रीमा सुबह से शाम तक माँ के साथ घर गृहस्थी के कार्यों में उलझी रहती। वह यह भी भूल गई थी कि अधिक पकवान चाट पकौड़े खाने से उसका शरीर बेडौल होते जा रहा है। लोग रीमा को देखकर हंसते तो वह कुढ़कर कहती, बाप की कमाई खा रही हूँ, जलते हो तो जलो, लेकिन मेरी सेहत पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। पिता ने हार कर अपने दोनों बड़े पुत्रों की शादियां कर दी थी। बड़े बेटे का एक मित्र सुबोध उनके परिवार का बड़ा ही हितैषी था। उसने आर्या से शादी करने के लिए अपने एक अधीनस्थ सहयोगी को राजी कर लिया था। सुबोध ने आर्या के पिता से कहा, चाचा जी, आप चाहें तो आर्या का रिश्ता आज ही तय कर देते हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, आर्या तुम्हारी अपनी बहन है। मैं कल ही किसी बहाने आर्या को तुम्हारे साथ झांसी भेज दूंगा। चूँकि सुबोध का परिवार भी झांसी में रहता था, इसलिए आर्या के बड़े भाई और सुबोध के परिवार के लोगों ने ज़्यादा शोर किए बगैर आर्या की शगुन की रस्म अदा कर दी। विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी। चंडीगढ़ से रीमा को इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया था। घर के सारे कार्य गुप्त रूप से किए जा रहे थे ताकि रीमा किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर सके। अचानक एक दिन रीमा को एक पत्र बरामदे में पड़ा हुआ मिला। वह उत्सुकतावश पत्र को एक सांस में ही पढ़ गई। पत्र के अंत में लिखा था, आर्या की गोद भराई की रस्म के लिए हम लोग रविवार को 4 बजे पहुंच रहे हैं। पढ़ते ही रीमा के मन में जैसे हजारों बिच्छू डंक मार गए। उससे झूठ बोला गया था कि झांसी में सुबोध के बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से आर्या को वहां भेजा गया था। उसे लगा कि इस घर के सब लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। उसने पत्र से झांसी का पता डायरी में लिखा और पत्र को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। 2 दिन के पश्चात लड़के के पिता के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, आर्या मंगली लड़की है। यदि इससे आपने पुत्र का विवाह किया तो लड़का शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा।
पत्र पढ़ते ही उस परिवार में शमशान जैसी खामोशी छा गई। वे लोग सीधे सुबोध के घर पहुंच गए। लड़के के पिता गुस्से से बोले, आप जानते थे कि लड़की मंगली है, फिर भी आपने हमारे परिवार को ही बर्बाद करने का क्यों निश्चय किया? मैं इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। सुबोध ने उन लोगों को समझाने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन बिगड़ी बात संवर न सकी। चंडीगढ़ से रीमा के बड़े भाई को झांसी बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया गया। पत्र देखने पर पता चला कि यह रीमा की लिखावट नहीं है। उसके पास तो झांसी का पता ही नहीं था और न ही आर्या के रिश्ते की बात की उसे जानकारी थी। चंडीगढ़ आने पर बड़े भैया उदास एवं दुखी थे। रीमा से इस बात की चर्चा करना बेकार था। घर का वातावरण एक बार फिर खामोश हो चुका था। नंदिनी की बड़ी लड़की रीता रीमा से सिलाई सीखने आती थी। एक दिन कहने लगी, रीमा दीदी, आपने जो चिट्ठी किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखवाई थी, उसका क्या हुआ? आर्या के कानों में इस बात की भनक पड़ गई और वह झटपट माँ तथा भाई को बताने भाग गई। 2 दिन पश्चात रीमा की माँ ने नंदिनी के घर जाकर रीता से सारी बात उगलवा ली कि रीमा दीदी ने ही सुबोध भाई साहब के रिश्तेदारों को तंग करने के लिए उससे चिट्ठी लिखवाई थी। आर्या और रीमा में बोलचाल बंद हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे घर का वातावरण सामान्य हो गया। रीमा और आर्या चुपचाप अपने अपने कामों में लगी रहती। आर्या स्कूल जाती और फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाती। रीमा उसे अच्छे अच्छे कपड़ों जेवरों को देखकर कुड़ती और फिर उसका गुस्सा उतरता अपनी भाभीियों तथा बूढ़े पिता पर। मैं पैदा ही तुम्हारी गुलामी करने के लिए हुई थी। क्यों नहीं रख लेते मेरे स्थान पर एक माई? स्कूल की शिक्षिकाएं आर्या को समझाती। अब भी समय है। यदि कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले तो तुम स्वयं ही कोशिश करके विवाह कर लो। आर्या की एक सहेली ने अपने चचेरे भाई के लिए उसे राजी कर लिया था और उसके साथ स्वयं दिल्ली जाकर उसका विवाह तय कराई थी। आर्या की शादी की बात रीमा को बता दी गई थी। रीमा ने केवल एक ही शर्त रखी थी, आर्या की शादी में जितना खर्च होगा उससे दुगुना धन मेरे नाम से बैंक में जमा कर दो, ताकि मैं अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाऊं। विवाह का दिन नज़दीक आता जा रहा था। बाहरी रूप से रीमा एकदम सामान्य दिखाई दे रही थी। पिता ने मोटी रकम रीमा के नाम बैंक में जमा करवा दी थी। आर्या को उपहार देने के लिए रीमा ने अपने विवाह के लिए रखी हुई 2 बेहद सुंदर चादरें व गुड्डे गुड़िया का जोड़ा निकाल लिया था तथा छोटी छोटी अन्य कई कसीदाकारी की हुई चीज़ें भी थी। आर्या के विवाह का दिन आ गया। रीमा सुबह से ही भाग दौड़ में लगी थी। घर मेहमानों से खचाखच भरा था, इसलिए दहेज के सामान का कमरा ऊपर की मंजिल पर निश्चित हुआ था और विदा से पूर्व दुल्हा दुल्हन उसमें आराम भी कर सकते थे। उस कमरे की चाबी आर्या की बड़ी भाभी को दे दी गई थी। रीमा ने सामान्य सा सूट पहन रखा था। उसकी माँ ने 2-3 बार गुस्से से उसे डांटा भी। आज भी ढंग के कपड़े नहीं पहनने तो फिर 4 सूट बनवाने की ज़रूरत ही क्या थी? रीमा ने पलटकर जवाब दिया, अब सूट बनवाने का क्या फ़ायदा, मुझे कई काम निपटाने हैं। माँ बड़ी खुश हुई कि इसके मन में कोई मलाल नहीं, बेचारी कितनी भागदौड़ कर रही है। रीमा अपने कमरे में बार बार आ जा रही थी। भाभी समझ रही थी कि शायद माँ उसे ऊपर काम के लिए भेज रही है और आर्या समझ रही थी कि शायद अधूरे काम पूरे कर रही है। दरअसल पूजा अपने दहेज के लिए सहेज कर रखी हुई सब चीज़ों को छिपा छिपा कर बांध रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने जेवर भी डब्बों में बंद कर दिए थे। बारात आने में केवल 1 घंटा शेष रह गया था। आर्या को मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर भेज दिया गया था और रीमा घर में ही अपने आप को संवारने लगी थी। उसने बढ़िया सूट पहना और श्रृंगार इत्यादि करके पंडाल में पहुंच गई। सब रिश्तेदारों से हंस हंस कर बतियाती रही। निश्चित समय पर बारात आई तो बड़े चाप से रीमा आर्या को जयमाला के लिए मंच पर ले गई। इसके पश्चात रीमा किसी बहाने से भाभी से चाबी लेकर पंडाल से खिसक गई। बारात ने खाना खा लिया तो घर के लोग भी खाना खाने में व्यस्त हो गए। अचानक बड़ी भाभी को ख्याल आया कि रीमा ने अभी खाना नहीं खाया। उसे बुलवाने किसी बच्चे को भेजा तो पता चला कि रीमा ऊपर वाला कमरा ठीक कर रही है।
थोड़ी देर बाद आ जाएगी। काफ़ी देर बाद भी रीमा नीचे नहीं उतरी तो माँ स्वयं उसे बुलाने ऊपर पहुँच गई। तब रीमा ने कहा, मैं दूल्हा दुल्हन का कमरा ठीक कर रही हूँ, 5 मिनट का काम बाकी है। माँ और दूसरे लोग नीचे फेरों की तैयारी में व्यस्त हो गए। रात 1 बजे तक फेरे भी पूरे हो चुके थे, लेकिन रीमा नीचे नहीं आई थी। घर के लोग डर रहे थे कि बार बार बुलाने से शायद वह गुस्सा न कर बैठे और बात बाहर के लोगों में फैल जाए, इसलिए सभी अपने आप को काबू में रखे हुए थे। दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए भेजा जाने लगा तो भाभी ने सोचा कि पहले वह जाकर कमरा देख ले। जैसे ही भाभी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बिस्तर पर फूल इत्यादि बिखरे पड़े थे और साथ ही एक लिफाफा भी रखा हुआ था। पत्र आर्या के नाम था। प्रिय आर्या, मैंने अपनी सभी प्यारी चीज़ें तुम्हारे विवाह के लिए बांध दी है। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। पैसा भी पिताजी को लौटा रही हूँ। केवल मैं अकेले ही जा रही हूँ। रीमा। भाभी ने पत्र पढ़ लिया लेकिन उसे किसी को भी नहीं दिखाया और वापस आकर दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए उस कमरे में ले गई। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक ही आर्या भाभी से पूछ बैठी, भाभी जी, रीमा दिखाई नहीं दे रही है, क्या सो गई है? भाभी ने कहा, हाँ, मैंने ही सिर दर्द की गोली देकर उसे अपने कमरे में भिजवा दिया है, थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगी। भाभी दौड़कर पति के पास पहुंची और उन्हें छिपाकर पत्र दिखाया। पत्र पढ़कर उन्हें पैरों तले की जमीन खिसकती नजर आने लगी। बड़े भैया सोचने लगे कि अगर माता पिता से बात की तो वे लोग घबरा कर कहीं शोर न मचा दें। अभी तो आर्या की विदाई भी नहीं हुई है। भैया भाभी ने सलाह की कि विदा तक कोई बहाना बनाकर इस बात को छिपाना ही होगा। विदाई की सभी रस्में पूरी की जा रही थी कि माँ ने 2-3 बार रीमा को आवाज़ लगाई, लेकिन भैया ने बात को संभाल लिया और माँ चुप रह गई। सुबह 8 बजे बारात विदा हो गई। आर्या ने सबसे गले मिलते हुए रीमा के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, सो रही है, कल शाम को तेरे घर पार्टी में हम सब पहुँच ही रहे हैं, फिर मिल लेना। बारात के विदा होने के बाद अधिकांश मेहमान भी जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए। 10 बजे के लगभग बड़े भैया पिताजी को सही बात बताने का साहस जुटा ही रहे थे कि सामने वाली नंदिनी का नौकर आया। भाभी जी, मालकिन बुला रही है, जल्दी आइए। भाभी तथा भैया दौड़कर वहां पहुंचे। वहां नंदिनी और उनके पति गुमसुम खड़े थे। पास ही जमीन पर कोई चीज़ ढकी पड़ी थी। नंदिनी तो सदमे से बूथी बनी खड़ी थी। उनके पति ने बताया कि नौकर छत पर कपड़े डालने आया तो रीमा को एक कोने में लेटा देखकर घबरा कर नीचे दौड़ाया और उसने बताया कि रीमा दीदी ऊपर सो रही है, लेकिन यहाँ आकर कुछ और ही देखा। बड़े भैया ने रीमा के ऊपर से चादर हटा दी। उसने कोई जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी। समीप ही एक पत्र भी पड़ा हुआ था। लिखा था, पिताजी, जब तक आपके पास यह पत्र पहुँचेगा तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। आर्या को तो आपने केवल विदा ही किया है, लेकिन मैं आपको अलविदा कह रही हूँ। मैं आर्या के विवाह में सम्मिलित नहीं हुई, इसलिए मेरी विदाई में उसे न बुलाया जाए। आपकी बेटी रीमा। माँ बाप और भाइयों को दुख था कि रीमा को पालने में उनसे कहीं गलती हो गई थी, जिससे वह इतनी संवेदनशील और जिद्दी हो गई थी और अपनी छोटी बहन से ही जलने लगी थी। उन्हें लगा कि अगर वे कहीं सख्ती से पेश आते तो शायद बात इतनी न बिगड़ती। रीमा ने न केवल बहन से ही बल्कि पूरे घर से ही कट गई थी। जिस लड़की ने जीते जी उनकी शांति भंग कर रखी थी, उसने मृत्यु के बाद भी कैसा अवसाद भर दिया था उन सब के जीवन में। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।